बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर पुनः उपस्थित हुआ हूं और आप आज की इस चर्चा का विषय जो होगा वह समसामयिक तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ऐसा विषय है जिस पर विगत 2-1 महीने के पीछे कुछ विशिष्ट गतिविधियां हुई थीं और जिसके संबंध में भारतवर्ष के कुछ विशिष्ट परिवार प्रभावित हुए थे या एक विशिष्ट परिवार की विशिष्ट संपत्तियां प्रभावित हुई थी। अब इस चर्चा का जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा वह होगा शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। तो अब यहाँ पर जो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 की जो बात आएगी उसके बारे में विशद चर्चा करने से पूर्व हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि जब 1947 में भारतवर्ष का जब विभाजन होने के लिए बातें हुई तो उस समय यह तय करने के लिए कि कौन लोग भारतवर्ष में रहना चाहते हैं और कौन लोग विभाजन के उपरांत जो दूसरा देश बनेगा, जिसे कि जिन्ना जी की मांग पर पाकिस्तान का नाम दिया गया था, तो वहाँ जाने के लिए अपनी सहमति देंगे। तो इसके लिए एक तरह से जनमत संग्रह हुआ था और उसमें लोगों ने अपने मतदान दिए थे और उस मतदान के आधार पर जो मुस्लिम मतावलंबी थे उन लोगों ने ये कहा कि जो भारत से हिस्से काटकर पाकिस्तान के रूप में बनाए जाएंगे, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज का बांग्लादेश कहते हैं, उसमें भारत को विभक्त किया जाएगा। तो वे लोग जो कि मुस्लिम मतावलंबी हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, वे उस जगह जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पर उन भूभागों में रहने वाले मूल निवासी हैं, यदि वे वहीं निवास करना चाहते हैं तो वहीं निवास कर सकते हैं, अथवा भारतवर्ष में आना चाहते हैं तो भारतवर्ष में आ सकते हैं वापस। तो इस तरह की बात बनी थी। तो अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि वे संपत्तियाँ जो पाकिस्तान में रह गईं और वो हिंदुओं की थीं और वहाँ से हिंदू भारत पलायन करके आ गए तो भारत में शरणार्थी हो गए, और यहाँ से जो मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, उनकी संपत्तियाँ यहीं रह गईं और उन संपत्तियों को कालांतर में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया। अब इससे भी पहले एक और घटना में हम जाएं और उसे पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि जब भारतवर्ष में जो विभिन्न रियासतें थीं, नवाबी रियासतें थीं, मुस्लिम रियासतें थीं, जिनकी की संख्या लगभग 565 के करीब थी, तो उसमें से बहुतायत में उन रियासतों ने भारतवर्ष में विलय करने के लिए अपना सहमति दे दी थी। लेकिन हैदराबाद और रामपुर की जो रियासतें थीं उन लोगों ने ये कहा कि कहा कि हम भारतवर्ष में विलय नहीं करेंगे। इसी प्रकार कश्मीर के हरि सिंह ने भी अपनी एक पृथक अस्तित्व बनाए रहने की बात की, परंतु तत्कालीन स्थिति में वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष बाद में कहे गए, उनके अथक प्रयास से सभी रियासतें भारतवर्ष में विलय हो गईं और विलय होने के पश्चात उन रियासतों के नवाबों को या राजा को एक स्थायी रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जिसको हम लोग प्रीवी पर्स कहते हैं, और वो बाद में 1976 में वो समाप्त कर दिए गए थे। अब इसके बाद एक और भी ऐतिहासिक तथ्य के बारे में चर्चा कर लें कि जब 1947 के पश्चात भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारतवर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन जाता है और यहाँ पर संविधान की स्थापना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह देखा गया कि जो कुछ संपत्तियाँ जो छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान लोग चले गए, तो उन संपत्तियों का क्या किया जाए। तो सरकार ने तत्कालीन निर्णय को मुलतवी या पोस्टपोन करते हुए यह कहा कि जो व्यक्ति अपनी संपत्तियां यहाँ छोड़ करके पाकिस्तान चले गए
उन संपत्तियों का यहाँ पर एक कोई कस्टोडियन, माने जो कि उसकी देखभाल करेगा, कस्टोडियन होगा, जो कि शायद उन्हीं के परिवार के भी हो सकते हैं। तो उन्हीं के परिवार के लोगों के सबके सुपुर्दगी में, देखभाल में वो संपत्तियाँ छोड़ करके वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन फिर ये नियत किया गया कि यहाँ पर भारतवर्ष की सरकार के संदर्भ में या उनकी आधिपत्य में ये संपत्तियाँ आ जाएंगी और उनमें निहित मानी जाएंगी। लेकिन इस निर्णय को स्थायी रूप देने के लिए थोड़े समय तक इस प्रावधान को विलंबित रखा गया और यह आशा की गई कि यह स्थिति जिसमें कि कुछ भारतीय पाकिस्तान धर्म के आधार पर चले गए हैं, यदि वो पुनः अपने निर्णय पर विचार करके भारत वापस आना चाहते हैं, तब तक ये संपत्तियाँ यथास्थिति में जैसे कि वो छोड़ के गए थे वैसे ही संरक्षित रखी जाएंगी और वह कस्टोडियन उस पर अपना कब्जा रखेंगे और उसको सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखेंगे। परंतु इसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं जिसको कि हम लोग 65 और 62 और 65 के जो वो हो गई, युद्ध हो गए और फिर 71 का भी युद्ध हुआ। तो उसके उपरांत भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब जो है ऐसी स्थिति में हम इन संपत्तियों को यूँ ही नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए बना दिया गया एक संस्था जिसका नाम था कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी। और कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी में वे सभी संपत्तियां निहित हो गई और उनका देखरेख, संरक्षण और उनका आधिपत्य कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी में निहित हो गया। अब जब प्रॉपर्टी ऐसी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी में निहित हो गया तो उस पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार का नियंत्रण हो गया। और ये बात हुई है जब आपका जो 62, 65 और 71 के युद्ध बीत गए हैं तो उसके बाद। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जो व्यक्ति हैं या कंपनियां हैं जो अपनी संपत्ति छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, तो उन संपत्तियों की देखभाल करने के लिए एक संस्था बनाने की बात की गई जिसको कि हम लोग कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया के रूप में हम देखते हैं। फिर यहीं पर यह भी बात की गई कि शत्रु संपत्ति में शत्रु कौन है, और संपत्तियां तो यही थी जो भारतवर्ष में अवस्थित थी, लेकिन शत्रु कौन है जिसकी संपत्तियों को हम शत्रु संपत्ति कहेंगे। तो 1968 में इस समस्या का निदान निकालने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 पारित किया गया। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 जब पारित होता है तो इसमें यह कहा गया कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित की जाती थी या उसके स्वामित्व में थी, परंतु वह इस अधिनियम के पारित होने के समय भारत छोड़ करके पाकिस्तान में चला गया है और उसकी संपत्ति उसके किसी परिवारजन जो कि उसका उत्तराधिकारी क्यों न हो उसके पास रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को हम कहेंगे कि यह मूलतः शत्रु की संपत्ति थी। लेकिन पश्चातवर्ती परिस्थितियों में इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन आया और वह परिवर्तन हुआ है आपका 2010 में उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस आया था उसके माध्यम से, और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 है उसमें संशोधन किया गया। तो अब इसकी स्थिति क्या हुई कि 2010 के उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश और 2017 के भूतलक्षी संशोधन के परिणाम स्वरूप अब स्थिति हो गई कि कोई भी व्यक्ति जो भारतवर्ष में रहता था परंतु वह विभाजन के उपरांत इस अधिनियम के बनने के माने जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 है उसके प्रभाव में आने से पूर्व पाकिस्तान चला गया है और वह संपत्ति किसी कस्टोडियन को के पास छोड़ गया है या अपने उत्तराधिकारी को ही यहाँ छोड़ करके चला गया। मैंने मूल स्वामी तो चला गया लेकिन उसका उत्तराधिकारी इंडिया में भारत में रह गया, वो भारत का नागरिक है और उसके पास वो संपत्ति उत्तराधिकार में आती है। तो ऐसी संपत्ति को भले ही यहाँ पर उत्तराधिकारी भारतीय नागरिक हो परंतु
वह शत्रु संपत्ति मानी जाएगी और शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित मानी जाएगी। तो ये दो प्रकार के एक टर्निंग पॉइंट्स आए, जिसमें कि 2010 का उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस और 2017 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के संदर्भ में प्रभावी होता है। तो अब 2017 के भूतलक्षी संशोधन के उपरांत अब ऐसी शत्रु संपत्ति स्थायी रूप से कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित हो जाती है, भले ही शत्रु की मृत्यु हो जाए और मृत्यु उपरांत उस संपत्ति का उत्तराधिकारी जो भारत में निवास कर रहा हो, चाहे भले ही भारतीय नागरिक क्यों न हो, उसमें वह उत्तराधिकारी के रूप में आने के लिए अर्ह हो जाए, परंतु उस उत्तराधिकारी को उस संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 2017 में जो आया है आपका अमेंडमेंट वह रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा, उसका भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। अब इस पूरी परिवर्तित परिस्थितियों में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी शत्रु संपत्ति जो भी किसी भी व्यक्ति द्वारा शत्रु संपत्ति की ओर से एज ए कस्टोडियन धारित की जाती है अथवा एज ए उत्तराधिकारी उसके स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा प्रबंधन में रखी गई हो, तो उसे भी अब शत्रु संपत्ति कहा जाएगा और वह न तो एज ए कस्टोडियन और न ही एज ए उत्तराधिकारी उस संपत्ति को, भले ही वह भारतीय नागरिक है, पाने के लिए वह विधिता अधिकारी नहीं होगा। 2017 का संशोधन अब इसे भूतलक्षी प्रभाव से निष्क्रिय कर देता है और ऐसी संपत्तियां सब क्या कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इंडिया में निहित मानी जाएंगी। अब यहाँ पर इस संदर्भ में दो मामले बड़े ही चर्चित रहे हैं जिनका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है, और इस संदर्भ में एक मामला है उत्तर प्रदेश का राजा महमूदाबाद का मामला और दूसरा है नवाब पटौदी का मामला जो मध्य प्रदेश भोपाल में उनकी संपत्तियों के संदर्भ में है। तो सबसे पहले हम राजा महमूदाबाद का मामला लेते हैं और उसके तथ्यों में जाते हैं और उसको देखते हैं कि किस प्रकार से वह 2010 के ऑर्डिनेंस द्वारा प्रभावित हुआ और उससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में राजा महमूदाबाद के मामले में क्या निर्णय दिया था। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक सामंती जागीर थी जिसकी स्थापना 1677 में महमूद खान ने की थी। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 55 किलोमीटर दूर है। महमूद खान इस्लाम के प्रथम खलीफा के वंशज होते थे और यहाँ पर माने कि महमूदाबाद में मुहर्रम जो मनाया जाता है वह विश्व प्रसिद्ध मुहर्रम है। अब महमूदाबाद के राजा महमूद खान 1957 में चले गए पाकिस्तान। उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उच्चतम न्यायालय ने 2005 में संपत्ति पर उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में निर्णय दिया कि मूल स्वामी तो चले गए हैं पाकिस्तान, परंतु उनके उत्तराधिकारी जो भारतीय नागरिक हैं वो भारत में उस संपत्ति पर काबिज हैं, इसलिए उस संपत्ति पर उनका उत्तराधिकार होगा और वे उस संपत्ति के स्वामी माने जाएंगे। तो ये हो गया 2005 में। और ये उत्तराधिकारी कौन थे? वो थे राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान, जिनको कि बाद में राजा महमूदाबाद के नाम से जाना गया। अब ये राजा महमूदाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार से किला महल तथा अन्य संपत्तियों पर अपना अधिकार मांगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के पास थे, और उन्होंने कहा कि मैं जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है अब उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसका मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, इसलिए मुझे इस संपत्ति पर कब्जा मिलना चाहिए। अब इस संबंध में मुकदमेबाजी हुई और उच्चतम न्यायालय तक यह मामला गया 32 वर्षों तक, और 2005 में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें विधिक उत्तराधिकारी माना और उनके पक्ष में निर्णय देते हुए वे सभी संपत्तियां जो पहले पाकिस्तान चले गए आपके राजा महमूदाबाद के पिताजी की थीं, उनकी मृत्यु के उपरांत उनको उत्तराधिकार में प्राप्त होंगी, ऐसा कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। अब 1975 में महमूद खान जो उनके पिताजी थे राजा महमूदाबाद के, उनकी लंदन में मृत्यु हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि 2010 में एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट वैलिडेशन ऑर्डिनेंस
अध्यादेश पारित किया और इस अध्यादेश को उन्होंने भूतलक्षी प्रभाव से माने रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से लागू कर दिया। अब जब इसे ऑर्डिनेंस को, जो कि अमेंडमेंट था, स्टेट अमेंडमेंट के रूप में आया था, तो उसके प्रभावी हो जाने का परिणाम ये हुआ कि जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था वह अब निष्क्रिय हो गया, अपास्त हो गया, क्योंकि भले ही अमेंडमेंट 2010 में आया लेकिन इसका भूतलक्षी प्रभाव था। तो भूतलक्षी प्रभाव का होने का मतलब जो भी निर्णय पहले दिए गए हैं वह सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संशोधन की अनुपस्थिति में दिए गए निर्णय को, जो कि 2005 में दिया गया था, अब इस अध्यादेश के माध्यम से निष्क्रिय या निष्प्रभावी बना दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो संपत्ति अभी उत्तराधिकारी के रूप में राजा महमूदाबाद को देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया था, उस आदेश को अब निष्प्रभावी कर दिया गया और वे सभी संपत्तियां जो राजा महमूदाबाद को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने के अधिकार की घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई थी वह अब निष्प्रभावी हो गई और सभी संपत्तियां वह एनिमी प्रॉपर्टी, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया जो था उसमें निहित हो गई। अब इसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ, सीतापुर, दिल्ली और उत्तराखंड में जो भी उनकी संपत्तियां थी वो सब कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित हो गए। तो ये परिणाम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्थिति में जब वो उत्तराधिकारी माने गए थे तो परंतु अब वो उत्तराधिकारी नहीं हुए। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारतवर्ष में 13,252 संपत्तियाँ थीं जो कि शत्रु संपत्तियों के रूप में चिन्हित की गई थी और इसमें से जो 1100 संपत्तियाँ थीं वो सब राजा महमूदाबाद की थीं और ये 1100 संपत्तियाँ अब परिवर्तित परिस्थितियों में कस्टोडियन ऑफ इंडियन प्रॉपर्टी, जो कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो कस्टोडियन है उसका अधिकार उसमें हो गया और इस 2010 के संशोधन के माध्यम से, जो कि अध्यादेश के माध्यम से आया था, इसमें कहा गया था कि शत्रु संपत्तियों का अंतरण अब निषिद्ध हो गया है। कोई भी भले ही वह उत्तराधिकारी क्यों न हो, अब वह उसको अंतरित नहीं करता। वे सभी संपत्तियां राज्य के नियंत्रण में रहेंगी और वे राज्य ही द्वारा संरक्षित और सुरक्षित की जाएंगी और इसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना था और संपत्ति का राष्ट्र के विकास में उपयोग किए जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना था। अब इसी के जो प्रभाव था, इसी प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए 2017 में फिर केंद्रीय अधिनियम जो आपका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 था, इसमें एक संशोधन आता है और इस संशोधन को भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति शत्रु देश चले गए, तो अब 65, 65 और 71 की लड़ाइयों के बाद क्या हुआ, देश कौन हुए? चीन हुआ 71 की लड़ाई के बाद, 65 की लड़ाई के बाद, 62 के बाद पाकिस्तान हुआ और 71 के बाद फिर पाकिस्तान हुआ। तो पाकिस्तान और चीन दोनों देशों को हम लोगों ने एनिमी कंट्री माना और यहाँ से भारतवर्ष से जो भी व्यक्ति अपनी संपत्तियाँ छोड़ करके पाकिस्तान या चीन गए, उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को हम लोगों ने शत्रु संपत्ति माना। तो अब 2017 का जो अमेंडमेंट होता है वह क्या कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान या चीन जैसा कि हो चला गया है अपनी संपत्तियों को यहाँ छोड़ करके और उन संपत्तियों को कोई भी व्यक्ति मैनेज कर रहा है, कोई प्रबंधित कर रहा है, उसका कोई प्रबंधक है, तो ऐसी संपत्तियाँ सभी अब इसमें निहित हो जाएंगी, वह कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित हो जाएंगी। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस एनिमी, जो मैंने विदेश चला गया व्यक्ति, उसका उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो, उसे उस संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा और वह उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। तो कहने का अर्थ है 2017 के जो संशोधन हुआ भूतलक्षी प्रभाव से, उसका प्रभाव वैसे ही हुआ जैसा उत्तर प्रदेश ने 2010 में अपने अध्यादेश के माध्यम से शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में संशोधन किया था, वह उसी के बराबर। तो यहाँ तक की चर्चा में ये बात अब स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में 2010 के अध्यादेश द्वारा किए गए भूतलक्षी संशोधन और इसके साथ साथ 2017 में केंद्र सरकार द्वारा इसी अधिनियम में किए गए भूतलक्षी संशोधन का परिणाम यह हो गया है कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शत्रु संपत्ति का मूल स्वामी था वह पाकिस्तान चला गया है या चीन चला गया है, तो उसके उत्तराधिकारी भले ही वह भारत में क्यों न रह गए हों, वो भारतीय नागरिक ही क्यों न हों, तो उन सब को अब उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और ये सभी संपत्तियां क्या होंगी, यह गवर्नमेंट, यह आपका एनिमी प्रॉपर्टी का जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसमें निहित हो जाएंगे। अब इस मामले को 2010 का जो उत्तर प्रदेश का संशोधन था उसका प्रभाव तो ये हुआ कि राजा महमूदाबाद को जो 2005 में उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसे निष्प्रभावी कर दिया गया और सभी संपत्तियां उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गईं। और इसी प्रकार से 2017 के अमेंडमेंट से एक प्रभाव ये हुआ कि जो भोपाल में नवाब पटौदी की जो संपत्तियां थीं उसमें सैफ अली खान ने जो अपने को उत्तराधिकारी होते हुए संपत्ति पर दावा किया था, उनके इस अधिकार पर भी अब विपरीत रूप से और भूतलक्षी प्रभाव पड़ गया और उनके भी दावों को अब निराधार मान लिया गया और निष्प्रभावी कर दिया गया। अब यहाँ पर पटौदी की जो स्टेट थी, सैफ अली का जो दावा था, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो 18वीं शताब्दी में भोपाल, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, राजा भोज के राज्य का भाग था। औरंगजेब ने भोपाल पर कब्जा किया और भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान ने 1949 तक भारत में विलय के पहले भोपाल रियासत पर शासन किया। 30 अप्रैल 1949 को उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और वे पाकिस्तान चले गए। अब जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो उनकी जितनी भी संपत्ति भारत में थी वो हो जाती है शत्रु संपत्ति, और शत्रु संपत्ति होने के कारण अब उस संपत्ति पर क्या होगा, इसके लिए प्रश्न उठता है। तो हमीदुल्लाह खान जो थे, उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बेगम को उन्होंने अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया। अब उन 3 बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान बेगम, उसको उन्होंने वारिस बना दिया, लेकिन वो अविवाहित थी और वो भी चली गई बाद में पाकिस्तान। बाद में उनकी जो मझली बेटी थी साजिदा सुल्तान बेगम, इनकी शादी जो नवाब पटौदी थे, इफ्तिकार अली पटौदी, उनके साथ हुई। और तीसरी जो राबिया सुल्तान बेगम थी, उनकी शादी किसी और के साथ हुई, वो इंडिया में ही रह गई। तो ये साजिदा सुल्तान बेगम और राबिया सुल्तान बेगम, ये दोनों इंडिया में रह गई। आबिदा सुल्तान बेगम भले ही उत्तराधिकारी नामित की गई थी, परंतु वो भी पाकिस्तान चली गई। तो उनके पिताजी और वो उनकी बड़ी बेटी दोनों ही चले गए पाकिस्तान। तो उनकी संपत्तियाँ, पहले वो मूल और फिर उनको उत्तराधिकार में दी गई वो संपत्ति, दोनों ही शत्रु संपत्ति हो गई। और इनकी जो साजिदा बेगम थी, जो इनकी मझली बेटी थी जिनकी हमीदुल्लाह खान की, वो रह गई कस्टोडियन। तो कस्टोडियन होने के नाते भोपाल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब उनके ही अभिरक्षा में रह गई। अब साजिदा सुल्तान बेगम, जिनकी शादी इफ्तिकार अली खान पटौदी से हुए थे, उनसे 2 बच्चे हुए। तो एक हुए मंसूर अली खान पटौदी और एक हुए शहरयार खान। तो शहरयार खान भी वो चले गए पाकिस्तान, मंसूर अली खान पटौदी यहीं रह गए। उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की और शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी के हुए सैफ अली खान। अब भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान अपनी बड़ी बेटी को उन्होंने वारिस घोषित किया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब वो चली गई और उनकी मझली बेटी यानी साजिदा सुल्तान बेगम, जिनकी शादी इफ्तिखार अली खान से हुई थी, यानी कि मंसूर अली खान पटौदी के पिताजी से, तो वो जो हैं वो
कस्टोडियन हो गई इस प्रॉपर्टी की और अपनी अभिरक्षा में पूरी संपत्ति को रखती रहीं। परंतु ये जो संपत्तियां थी, अहमदाबाद पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस, नूरुसवा पैलेस जो कि भोपाल में है, ये सब उनके कस्टडी में थी और उनके अभिरक्षण में थी। परंतु 2017 में जब ये अमेंडमेंट आया तो उस अमेंडमेंट का प्रभाव ये हुआ कि शत्रु संपत्ति अर्थात पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके व्यक्ति की संपत्ति यदि भारत में रह गई है तो वह शत्रु संपत्ति हो जाएगी और उसे धारण करने वाला व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी उस संपत्ति पे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे और यह नियम भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी हो गया। तो इसलिए जो साजिदा सुल्तान बेगम के जो पति और पति के बाद उनके बेटे मंसूर अली खान और मंसूर अली खान के बेटे सैफ अली इस संपत्ति को अपने कब्जे में रखे हुए थे, उनका कब्जा जो है वह अमान्य घोषित कर दिया गया और संपत्ति कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित तो हो गई। अब इसका परिणाम ये हो गया कि संपत्ति से उन पर कोई उस संपत्ति पर, भोपाल की संपत्ति पर उनका कोई विधिक अधिकार रह नहीं गया। इसी की एनालॉजी में, इसी के संदर्भ में यह बात भी कही जाती है कि जो साजिदा सुल्तान बेगम हैं उनकी जो हस्बैंड थे इफ्तिकार अली खान, उनके दो बेटे हुए जिसमें मैंने बताया मंसूर अली खान तो शहरयार थे, शहरयार भी चले गए पाकिस्तान, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जताया। तो ऐसी स्थिति पर इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हुआ। 2017 के भूतलक्षी परिवर्तन के या संशोधन के माध्यम से अब स्थिति हो गई कि वह संपत्ति पूरी जो कि सैफ अली खान द्वारा या सैफ अली खान की दादी द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी गई थी, वह सब कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित तो हो गई। अब इसका परिणाम ये होने को आया कि अब आज की परिवर्तित परिस्थिति में सैफ अली खान भोपाल की इस संपत्ति पर कोई भी अधिकार या दावा पेश नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में इसका परिणाम ये हुआ कि राजा महमूदाबाद की संपत्ति 2010 के ऑर्डिनेंस के उपरांत, भले ही 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया था, अपने किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। वे सभी संपत्तियां उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गई और इसी प्रकार से भोपाल की सभी संपत्तियां जिस पर सैफ अली खान अपना दावा कर रहे थे वो सब 2017 के संशोधन के उपरांत भारत सरकार में निहित हो गई, यानी कि वह कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में निहित हो गई, जिसके माध्यम से वो भारत सरकार में निहित हो गई। तो इन दो बड़ी रियासतों की इन संपत्तियों पर क्रमशः 2010 का ऑर्डिनेंस और 2017 का संशोधन प्रभावी होने से उन सब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया और शत्रु संपत्ति घोषित करने के उपरांत वे सभी संपत्तियां इस स्थिति में पहुंच गईं कि जिस पर किसका अधिकार हो गया, जिस पर अधिकार हो गया अपने भारत सरकार का। तो भारत सरकार के होने के कारण ये हुआ कि ये संपत्तियां अब किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि उस संपत्ति को धारण कर रहा है अथवा उस संपत्ति को धारण करने वाले विदेश पाकिस्तान चले गए व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, ऐसी संपत्तियों पर जो भारत में रह गई और शत्रु संपत्ति की परिभाषा में आती हैं उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है। तो इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैफ अली खान भोपाल की अपनी संपत्तियों से हाथ धो चुके हैं। अब उन संपत्तियों पर इनका कोई भी अधिकार नहीं है। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको विधिक संदर्भों में अच्छी लगी होगी और इसके तकनीकी जो माने विधिक पहलू हैं, विधिक जो इसके आयाम हैं, उनको समझने में आपको आसानी हुई होगी। मैं भविष्य में भी इसी प्रकार के विषय आपके समक्ष लाता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स भी करिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आपकी इस चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया रही है और मुझे अपनी इस प्रकार की चर्चाओं को और भी बेहतर बनाने में आपके सुझाव सहायता प्रदान करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करते हूँ। धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।